गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला जो चैप्टर था अपना जीवों में जनन वो पूरा हो गया था और आज जो है ये 12th बायोलॉजी जो है उसका दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कि पुष्पी जो पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा पुष्पी पादप, देखिए हम सामान्यतः बात करेंगे आवृत बीजी। आवृत बीजी जो पादप होते हैं, आवृत बीजी का मतलब एंजियोस्पर्म, जिनके बीज फल के द्वारा आवृत होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? आवृत बीजी पादप कहलाते हैं। तो आवृत बीजी पादप जो होते हैं उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। आवृत बीजी पादपों में कौन सा जनन मिलता है बेटा? लैंगिक जनन जो है ये पाया जाता है, लैंगिक जनन मिलता है। ठीक है। और लैंगिक जनन जो है, इस लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद, लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद जो है ये फल व बीज होते हैं। लैंगिक जनन जो है उसका अंतिम उत्पाद क्या होते हैं बेटा? फल और बीज, ये लैंगिक जनन के अंतिम उत्पाद होते हैं। तो आवृत बीजी जो पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन मिलता है और लैंगिक जनन जो है उसके अंतिम उत्पाद होते हैं फल व बीज होते हैं। ठीक है बेटा। तो ये है हम दूसरे चैप्टर में आवृत बीजी पादप यानी एंजियोस्पर्म के जो पादप हैं उनमें लैंगिक जनन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। अब अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक अपना आता है पुष्प। पुष्प एक आकर्षक, पुष्प एक आकर्षक अंग, ये अगला टॉपिक है अपने दूसरे चैप्टर का कि पुष्प एक आकर्षक अंग। देख बेटा नाम से ही इसमें पता चल रहा है कि अपन जानते भी हैं कि पुष्प जो है एक आकर्षक अंग है, वो हमें आकर्षित करता है। भाई विभिन्न रंगों के होते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की खुशबू आती है, जिसके कारण पुष्प जो है वो एक कैसा अंग है? आकर्षक अंग होता है। आवृत बीजी जो पादप हैं उनका पुष्प एक आकर्षक अंग होता है। दूसरी बात कि मानव जो है उसका पुष्पों से संबंध, मानव का पुष्पों से जो संबंध है वो प्राचीन काल से ही रहा है। भाई जिस प्रकार प्राचीन काल से ही मानव जो है ये पुष्पों से संबंधित है। जैसे आपने देखा होगा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, त्योहार होते हैं, प्रेम है, दुख है, उस समय पुष्प जो है एक सद्भावना का प्रतीक होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसमें पुष्पों का उपयोग किया जाता है, धार्मिक मंदिर जो हैं उनमें पुष्प चढ़ाए जाते हैं, प्रेम है, दुख है, संवेदना व्यक्त की जाती है तो उस समय भी पुष्प प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। तो मानव जो है उसका संबंध पुष्पों से प्राचीन काल से ही रहा है, जो सांस्कृतिक भी है, धार्मिक भी है, किसी त्योहार में भी पुष्प दिए जाते हैं, प्रेम में, और दुख जो है उसमें भी पुष्पों के द्वारा जो है संवेदनाएं अपनी व्यक्त की जाती हैं। ठीक बेटा। तो ये हो गया पुष्प जो है एक आकर्षक अंग। ठीक है। उसके बाद इसी में एक छोटा सा टॉपिक और आता है पुष्प कृषि। पुष्प कृषि, फ्लोरिकल्चर। पुष्प कृषि, देखो बेटा नाम से ही पता लग रहा है पुष्पों की खेती करना, पुष्पों की खेती करना। लेकिन अब इसकी जो सही परिभाषा है कि लाभ के लिए पुष्पों या फूलों की खेती करना, लाभ के लिए पुष्पों की खेती करना
वो क्या कहलाता है? पुष्प कृषि या फ्लोरिकल्चर कहलाता है। कि अगर हम लाभ के लिए, और लाभ के लिए की जाती है कि भाई पुष्पों को बेचा जाता है, तो लाभ के लिए पुष्पों की खेती करना क्या कहलाता है? पुष्प कृषि या फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है बेटा, यहां तक। अब अगला जो टॉपिक हम लेंगे वो पुष्प की संरचना, कि भाई एक प्रारूपी जो पुष्प होता है उसकी संरचना कैसी होती है। तो बेटा अगला जो अपना टॉपिक है वो है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, पुष्प जो है उसकी संरचना कैसी होती है। और बेटा पुष्प की जो संरचना है ये हमने 11th में भी पढ़ी थी कि एक पुष्प जो है, एक प्रारूपी पुष्प जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है। तो ये हम दोबारा भी पढ़ेंगे यहां पर। तो देखिए बेटा, पुष्प जो है ये एक रूपांतरित प्रहरों होता है। बेटा ये पुष्प की एक बहुत अच्छी और छोटी परिभाषा है कि पुष्प क्या है? पुष्प पादप का रूपांतरित प्रहरों है। प्रहरों का मतलब वायवीय भाग, रूपांतरित मतलब परिवर्तित, पौधे का वायवीय भाग जो परिवर्तित हो गया है, और वही परिवर्तित भाग क्या कहलाता है बेटा? पुष्प कहलाता है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, पुष्प की जो संरचना होती है इसे हमने दो भाग जो हैं उनमें विभाजित कर दिया गया है। दो पार्ट बनाए गए हैं, एक प्रारूपी जो पुष्प है उसकी संरचना के। ठीक है बेटा, जिसमें पहला जो भाग है वो होता है सहायक अंग। सहायक अंग, सहायक अंग मतलब जो जनन में केवल सहायता करते हैं। नंबर दूसरा है आवश्यक अंग। आवश्यक अंग जो जनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये दो अंग हैं, एक तो सहायक अंग और दूसरा कौन सा है? आवश्यक अंग है। तो पुष्प की संरचना के दो भाग हैं, कौन कौन से? एक तो क्या हो गया बेटा? सहायक अंग हो गया जो जनन में सहायता करते हैं, और दूसरा क्या होता है इसमें बेटा? आवश्यक अंग जो जनन में सबसे महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जो है वो हम पढ़ेंगे इसके सहायक अंग कौन से हैं। और ये पढ़ा भी होगा बेटा आपने, पुष्प के सहायक अंग। सहायक अंग किसे कहोगे? पुष्प के वे अंग जो जनन में सहायता करते हैं क्या कहलाएंगे? सहायक अंग कहलाते हैं। और सहायक अंग जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पहला सहायक अंग लेते हैं बाह्य दल। बाह्य दल, देख बेटा बाह्य दल जो है ये हरे रंग के होते हैं। बाह्य दल कैसे होते हैं बेटा? हरे रंग के होते हैं, और इनका कार्य होता है कि पुष्प जब कली अवस्था में होता है तो उसकी रक्षा करना। पुष्प की कली अवस्था में रक्षा करना। और कैसे रंग के हैं बेटा? ये हरे रंग के होते हैं। बाह्य दल सबसे पहला चक्र होता है पुष्प का, और बाह्य दल हरे रंग के होते हैं। देखिए बेटा ये है, ये बाह्य दल हैं, और ये बाह्य दल कैसे हैं बेटा? हरे रंग के होते हैं, और इनका कार्य होता है कि जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो उसको ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी गुलाब का पुष्प खिलने से पहले हरे पत्ते के द्वारा आवृत होता है, वो ढका रहता है, तो वो बाह्य दल हैं जो हरे रंग के हैं और पुष्प की कली अवस्था में रक्षा करते हैं। ठीक है बेटा, अब नंबर 2 पर लेते हैं, और नंबर 2 पर आता है दल। दल
देखिए बेटा, दल जो हैं ये रंगीन होते हैं, विभिन्न रंगों के होते हैं, हरे रंग को छोड़कर ये विभिन्न रंगों के होते हैं। और इनका कार्य है कीट जो हैं उनको आकर्षित कर परागण की क्रिया को प्रेरित करना। कीटों को आकर्षित कर परागण की क्रिया को प्रेरित करना, यह कार्य किसका है? दल का। और दल कैसे होते हैं? रंगीन। तो देखिए बेटा, यहां पर ये बाह्य दल हैं, ये हरे रंग के हैं, और ये जो आपको लाल रंग के इसके ऊपर जो दल दिखाई देते हैं, जिनको हम सामान्यतः पंखुड़ियां बोलते हैं, जो बहुत कोमल होती हैं, तो ये पंखुड़ियां जो हैं, ये दल जो हैं, यहां पर जैसे लाल रंग का दिखाया जाता है, तो प्रत्येक जाति में ये इनका रंग अलग अलग होता है। कहने का मतलब ये रंगीन होते हैं, और रंगीन का मतलब ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और परागण की क्रिया को प्रेरित करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया इसका सहायक अंग, बाह्य दल, और दूसरा कौन सा है बेटा? दल। ठीक है बेटा, तो सहायक अंग जो है वो बस इतने ही थे। उसके बाद दूसरा लेते हैं हम, इसमें आवश्यक अंग। पुष्प जो है उसके आवश्यक अंग कौन से हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं? तो नंबर 2 पर जो है वो पढ़ेंगे हम आवश्यक अंग। आवश्यक अंग पुष्प की संरचना का दूसरा भाग है, उसके आवश्यक अंग। देख बेटा, आवश्यक अंग, आवश्यक अंग का मतलब ये वे अंग होते हैं जो जनन की क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, यानी सबसे अधिक आवश्यक होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? आवश्यक अंग। और आवश्यक अंग भी 2 प्रकार के होते हैं। आवश्यक अंग जो हैं ये भी बेटा कितने हैं? 2 प्रकार के, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं पुमंग। पहला जो आवश्यक अंग है वो क्या है बेटा? पुमंग। देखिए बेटा, पुमंग जो है ये पुष्प जो है उसका नर जनन अंग होता है। पुष्प का नर जनन अंग क्या होता है? पुमंग। और पुमंग जो है उसकी एक इकाई, पुमंग की एक इकाई जो है वो पुंकेसर कहलाती है। पुमंग की एक इकाई क्या कहलाएगी बेटा? पुंकेसर कहलाती है। ये याद रखना है कि पुमंग पुष्प का नर जनन अंग होता है, जिसकी एक इकाई जो है वो पुंकेसर कहलाती है। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, ये वाली संरचनाएं देखिए आप यहां पर, ये वाली जो संरचनाएं हैं जो ब्लैक रंग से दिखाई गई हैं, ये वाली जो संरचनाएं हैं, इन सभी को सम्मिलित रूप से तो कहेंगे पुमंग। ये सम्मिलित रूप से तो क्या कहलाएंगे बेटा? पुमंग कहलाएंगे। लेकिन अगर इसकी एक इकाई, जैसे एक की बात करें तो एक तो क्या कहलाएगा? पुंकेसर। भाई जितने, जैसे 3 और 3 6 पुंकेसर हैं, तो इनको सम्मिलित रूप से बोलेंगे पुमंग। अगर एक की बात करें तो उसे क्या कहा जाएगा? पुंकेसर कहा जाएगा। तो पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग होता है, जिसकी एक इकाई क्या होती है बेटा? पुंकेसर होती है। ठीक है बेटा, पुमंग जो होता है या पुंकेसर जो है उसमें परागकण, ध्यान देना बेटा, परागकण। देखिए यहां पर परागण और परागकण है, तो इसमें पुमंग में क्या बनते हैं? परागकण। और परागकण का दूसरा नाम है लघु बीजाणु। लघु बीजाणु, परागकण या लघु बीजाणु। तो पुंकेसर जो होता है उसमें परागकण या लघु बीजाणु जो है उनका निर्माण होता है। तो परागकण या लघु बीजाणु जो है
उसका निर्माण जो है वो किस में होता है बेटा? पुंकेसर में होता है। ठीक बेटा, तो ये पहला आवश्यक अंग होगा पुमंग, पुष्प का नर जनन अंग, जिसकी एक इकाई पुंकेसर कहलाएगी। और पुंकेसर जो है इसमें परागकण या लघु बीजाणु जो है उनका निर्माण होता है। ठीक बेटा, तो पहला आवश्यक अंग क्या हो गया अपना? पुमंग। अब दूसरा आवश्यक अंग लेते हैं, और दूसरा आवश्यक अंग जो है वो है जायांग। दूसरा आवश्यक अंग वो है जायांग, और जायांग जो है इसे स्त्री केसर भी कहा जाता है। जायांग को क्या बोलते हैं बेटा? स्त्री केसर भी बोल सकते हो, या इसको आप जायांग भी कह सकते हैं। और जायांग जो है ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है। पुष्प का मादा जनन अंग क्या कहलाता है बेटा? जायांग कहलाता है। नर जनन अंग पुमंग कहलाएगा, और मादा जनन अंग जो है वो क्या कहलाता है बेटा? जायांग कहलाता है। ठीक बेटा, जायांग जो है इसमें गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। क्या बनते हैं बेटा? गुरु बीजाणु। और पुमंग में क्या बन रहे थे? लघु बीजाणु। तो जायांग में क्या बनेंगे? गुरु बीजाणु बनते हैं, और ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है। और जायांग जो है इसके 3 भाग होते हैं। जायांग के कितने भाग हैं बेटा? 3। सबसे ऊपर वाला भाग, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, देखिए ये बेटा ये पूरा जायांग है जो आपको सफेद दिखाई दे रहा है। इसकी संरचना आगे आपको डिटेल में बताई जाएगी। तो ये जो सफेद वाला पूरा भाग है नीचे से लेकर ऊपर तक का, ये पूरा भाग जायांग है। ठीक है, जायांग का यहां पे है ये। तो जायांग के 3 भाग हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो वृत्तिकाग्र कहलाता है। सबसे ऊपर वाला भाग, ये वाला जो प्याले नुमा भाग है, ये क्या कहलाएगा? वृत्तिकाग्र कहलाता है। वृत्तिकाग्र के नीचे वाला जो भाग है, जो लंबा नलिकाकार भाग होता है, ये वाला भाग देखिए बेटा, ये लंबा नलिकाकार जो भाग है ये क्या कहलाता है? वृत्तिका कहलाता है। और सबसे नीचे फूला हुआ जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। तो 3 भाग हो गए, अंडाशय, ये फूला हुआ भाग अंडाशय। उसके बाद दूसरा भाग हो गया इसका वृत्तिका, ये नलिकाकार भाग वृत्तिका। और सबसे ऊपरी जो भाग होता है ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है? वृत्तिकाग्र कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये 2 आवश्यक अंग हमने पढ़ लिए। एक तो पुमंग नरजनन अंग, और दूसरा जायांग यानी मादा जनन अंग। पुमंग में किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणु यानी परागकण का। और जायांग जो है उसमें किसका निर्माण होगा? गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक बेटा, तो ये हमने दोनों आवश्यक अंग पढ़ लिए, पुमंग और जायांग। ठीक बेटा, और ये आपने 11वीं में भी पढ़े थे। ठीक बेटा, अब थोड़ा आगे और चलते हैं। अब आपने फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि लैंगिक जनन जो है उसकी घटनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। लैंगिक जनन की घटनाओं को 3 भागों में, निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं, ये 3 भागे थी। एक तो निषेचन पूर्व, निषेचन से पहले क्या होता है, फिर निषेचन में क्या होता है, और निषेचन पश्च घटनाएं। तो हम यहां टॉपिक लेते हैं एक अगला, वो है निषेचन। निषेचन पूर्व संरचनाएं, निषेचन पूर्व संरचनाएं व घटनाएं।
निषेचन पूर्व संरचनाएं कौन कौन सी बनती हैं और कौन कौन सी घटनाएं होती हैं निषेचन से पहले। ठीक है बेटा। और आपने पढ़ा होगा कि निषेचन से पूर्व पहली जो घटना होती है वो पहली घटना होती है युग्मक जनन। युग्मक जनन पहली घटना है ये निषेचन से पूर्व कि नर व मादा युग्मकों के निर्माण की क्रिया, यानी इस घटना में नर व मादा युग्मक जो होते हैं उनका निर्माण होता है। नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो बेटा निषेचन पूर्व जो संरचनाएं और घटनाएं हैं वो क्या हैं, जिसमें हमने पहला लिया है युग्मक जनन। देखिए बेटा पादप जो होता है, इस पादप में हार्मोन्स के द्वारा, हार्मोन्स जो हैं उनके द्वारा और जलवायु परिवर्तन जो हैं उनके द्वारा नर जनन अंग पुमंग व जायांग यानी मादा जनन अंग का निर्माण होता है। किनके कारण? हार्मोन्स के कारण। और जलवायु जो जिस क्षेत्र में रहता है पादप, एक निश्चित समय और एक निश्चित जलवायु जब उसको मिलती है तो उसमें पुमंग और जायांग जो है उनका क्या होता है? निर्माण होता है। किसके कारण? हार्मोन्स और जलवायु के कारण पुष्प में पुमंग और जायांग जो है उनका निर्माण होता है। ठीक बेटा। अब किस तरह होगा वो देखना है। तो सबसे पहले जो है वो हम लेंगे पुंकेसर। सबसे पहला जो अपना पॉइंट आता है वो आता है इसमें पुंकेसर। अभी पढ़ के आए हम। पुंकेसर में किस प्रकार युग्मक जनन होता है वो हमें देखना है। देख बेटा आपने पढ़ा होगा पुंकेसर जो है ये पुमंग की एक इकाई होता है। पुंकेसर पुमंग की एक इकाई होता है। ठीक है। जिसमें परागकण या लघु बीजाणु जो है उसका क्या होता है? निर्माण होता है। पुंकेसर जो पुमंग की एक इकाई है जिसमें क्या बनते हैं बेटा? परागकण बनते हैं। कैसे बनते हैं वो अपने को देखना है। तो सबसे पहले जो पुंकेसर है उसकी हम संरचना देखते हैं कि भाई पुंकेसर जो है उसकी संरचना कैसे होती है। तो देखिए बेटा एक पुंकेसर को मैं बाहर निकाल रहा हूं यहां से। जैसे ये पुंकेसर है, इस पुंकेसर को बाहर निकालते हैं अलग से। तो बाहर निकालने से ये संरचना हमें दिखाई देती है। ये पुंकेसर है और इस पुंकेसर की संरचना में दो भाग हैं। ये नीचे वाला जो भाग दिखाई देता है ये पुतंतु। ये बेटा ये जो भाग है ये पुतंतु कहलाता है। क्या कहलाएगा? पुतंतु। ऊपर वाला जो भाग है ये कहलाता है परागकोश कहलाता है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है बेटा? परागकोश। ये हमने एक पुंकेसर जो है उसको अलग किया है पुष्प से। तो इसमें दो भाग हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो भाग क्या है बेटा? पुतंतु। और पुतंतु जो है ये एक धागे नुमा एक पतली लचीली संरचना होती है, वो पुतंतु कहलाता है। और पुतंतु के शीर्ष पर एक कैप्सूल नुमा संरचना पाई जाती है। एक कैप्सूल नुमा संरचना है। कहां पर? पुतंतु के शीर्ष पर एक कैप्सूल नुमा संरचना है जिसे परागकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? परागकोश। तो कहने का मतलब पुंकेसर के कितने भाग हो गए बेटा? दो भाग हो गए। एक पुतंतु हो गया, दूसरा क्या हो गया? परागकोश जो है ये हो गया।
पुतंतु का निचला सिरा, ये वाला सिरा, भाई ऊपरी सिरे पर तो क्या है, परागकोश। निचला सिरा या तो पुष्पासन से जुड़ा रहता है, निचला सिरा किससे जुड़ा रहता है, पुष्पासन से, या निचला सिरा जो है ये दल से जुड़ा रहता है। भाई जो पुतंतु है उसका निचला सिरा या तो पुष्पासन से जुड़ा हुआ होगा या किससे जुड़ा रहता है, दल से जुड़ा रहता है। ठीक बेटा। अब इसके आगे देखिए बेटा, अगर परागकोश, भाई पुतंतु तो कुछ खास नहीं है इसमें, अगर हम परागकोश की बात करें कि भाई इस परागकोश के अंदर क्या है, तो अगर इस परागकोश को हम यहां से काटें कि देखें भाई इसके अंदर क्या है, तो अगर परागकोश को हम काटते हैं, जिस तरह परागकोश को अगर हम ऊपर से काटते हैं, तो जैसे इसको थोड़ा बड़ा रूप में करके दिखाते हैं, ये परागकोश है, इसको हमने काटा, तो परागकोश के काटने पर हमें परागकोश के अंदर जो है, परागकोश जो होता है उसके अंदर हमें 4 कोष्टक नुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं। भाई जैसे ये अपना क्या था, परागकोश है, और इस परागकोश को हमने यहां से काटा, काटने के बाद हमें परागकोश इस तरह दिखाई देता है, यानी इसके अंदर जो है ये 4 कोष्टक नुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं, ये कोष्टक नुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं, और ये कोष्टक नुमा जो संरचनाएं हैं ये कहलाती हैं लघु बीजाणु, लघु बीजाणु धानी कहलाती हैं। ये क्या कहलाएंगे बेटा, लघु बीजाणु धानी कहलाती हैं। कहां है लघु बीजाणु, कि लघु बीजाणु धानी, कि जब हम परागकोश को काटते हैं तो परागकोश के अंदर कोष्टक नुमा जो संरचनाएं दिखाई देती हैं हमें, वो कोष्टक नुमा संरचनाएं लघु बीजाणु धानी कहलाती हैं। और लघु बीजाणु धानी में क्या बनेंगे बेटा, लघु बीजाणु धानी में क्या बनेगा, देखो लघु बीजाणु धानी किसकी धानी है, लघु बीजाणु की, यानी इसमें क्या बनेगा, लघु बीजाणु जो हैं उनका निर्माण होगा। और लघु बीजाणु का दूसरा नाम है परागकण, यानी लघु बीजाणु धानी जो है उसमें लघु बीजाणु यानी परागकण जो है उनका निर्माण होता है। क्या बनते हैं, लघु बीजाणु या परागकण। ठीक है बेटा। अब एक ध्यान देने वाली बात है यहां पर कि लघु बीजाणु धानी जो है, जो इसमें कोष्टक नुमा संरचनाएं हैं, एक छोटी सी बात मैं करता हूं यहां पर बेटा कि मालवेसी कुल, मालवेसी कुल जो है, आवर्त बीजियों का एक कुल है मालवेसी कुल, और मालवेसी कुल जो है इसमें एक तो कपास, जैसे कपास आती है, गुड़हल, गुड़हल इसमें आती है, भिंडी जो है वो इसमें आती है। कपास, गुड़हल और भिंडी ये आते हैं मालवेसी कुल में। मालवेसी कुल का जो परागकोश है, मालवेसी कुल का जो परागकोश है, ये परागकोश एक पालित होता है, एक पालित होता है, एक पाली होती है इसके परागकोश में। बाकी शेष कुल के जो पादप हैं उनके परागकोश जो हैं ये द्विपालित होते हैं। मालवेसी कुल का परागकोश एक पालित, बाकी कुलों के परागकोश द्विपालित होते हैं। अब यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये आता है कि बताइए मालवेसी कुल के जो पादप हैं उनके परागकोश में
कितनी लघु बीजाणुधानी पाई जाती है? मालवेसी कुल का जो परागकोश है उस परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी पाई जाती है? तो बेटा एक तो पहले सबसे पहले इस डायग्राम को हमें देखना है। तो ये डायग्राम जो बेटा हमने बनाया है इसमें आपने जो परागकोश है इसकी दो पालियां दिख रही हैं, दो पालियां हैं। तो एक पाली में कितनी लघु बीजाणुधानी है? दो है। तो दो पालियों में कितनी हो जाएंगी? 4। और मालवेसी कुल का जो परागकोश है वो क्या है? एक पालित। यानी मालवेसी कुल के जो पादप हैं उनके परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी? 2, क्योंकि वो एक ही पाली है। और एक पाली में कितनी होती हैं? 2। और बाकी कुलों के परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी होती हैं बेटा? 4। ये याद रखना है। मालवेसी कुल का परागकोश एक पालित और एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी, और शेष कुलों के जो परागकोश होते हैं उनमें 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं, क्योंकि उनका जो परागकोश है ये द्विपालित होता है। ठीक बेटा, तो ये हमने पुंकेसर की जो है उसकी संरचना पढ़ी थी कि पुंकेसर जो है ये पुमंग की एक इकाई है, नर जननांग होता है। ठीक है, 2 भाग होते हैं। पुतंतु एक पतला धागेनुमा भाग होता है जिसका निचला सिरा जो है या तो दल से जुड़ा रहता है या पुष्पासन से जुड़ा रहता है, जबकि ऊपरी सिरा जो है उस पर एक कैप्सूलनुमा संरचना पाई जाती है जिसे बोला जाता है परागकोश। परागकोश को जब हमने काटा तो उसके अंदर ये कोष्टक नुमा संरचनाएं हमें दिखाई दी जो कहलाई लघु बीजाणुधानी। मालवेसी कुल का जो परागकोश है वो एक पालित यानी 2 लघु बीजाणुधानियां, शेष कुल के जो पादप हैं उनमें 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं क्योंकि वो द्विपालित होता है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।